दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग इंडियन पॉलिटी का 13वां लेक्चर कवर करने के लिए चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि आज 13वें लेक्चर में क्या आपके लिए खास दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी तैयार होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी तैयार होंगे। और यहाँ पर आज हमारा इंडियन पॉलिटी का जो सेगमेंट है वो पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है। और गलती से अभी इसको बनाने के बाद मुझे एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जो मुझे ऐसा लगा कि जिसके बारे में डिस्कशन नहीं किया और मुझे करना चाहिए। उस टॉपिक का नाम है स्थानीय स्वशासन। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में, नगर पालिकाओं के बारे में, नगर निगम के बारे में, इन सभी तथ्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उस टॉपिक को मैं एक बार फिर से बता दूंगा। ठीक है, उसके बारे में चर्चा नहीं हो पाया था। बाकी आज आपका पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी देखा जाए तो एक तरीके से समाप्त होने वाला है। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ेंगे प्रमुख संविधान संशोधन के बारे में। हमारे देश में बहुत सारे संविधान संशोधन हुए, लेकिन क्या हमारी परीक्षा की दृष्टि से सब इंपॉर्टेंट है या हमें कुछ निश्चित बातों का ध्यान रखना है? तो उन सभी तथ्यों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। संविधान में वर्णित जो अनुसूचियां हैं उन अनुसूचियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो संशोधन विधेयक है इंपॉर्टेंट, उनके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा संसद की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, जैसे कि प्रश्नकाल, शून्यकाल, गणपूर्ति, सत्र, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, ठीक है, सभा पटल, इस तरह के बहुत सारे शब्द आपके दिमाग में होते होंगे कि सर इसका अर्थ क्या होता है। तो उसके बारे में भी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी तैयार है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं स्टडी 91 पर, और नितिन सर यानी कि मैं आपको यहां पर टीच कर रहा हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। संविधान संशोधन में जो सबसे पहला संविधान संशोधन है ये आपको याद रखने लायक है। ठीक है, और ये संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। पहला वाला कब हुआ था? देखिए आप याद भी कैसे रख सकते हैं, तो देखिए लास्ट में 5 के आगे 1 बना हुआ, ये बता रहा है कि पहला संविधान संशोधन है। ठीक है, 1951 में। कभी गलती से अगर स्किप कर जाए कि पता नहीं कब हुआ था, याद नहीं आ रहा है, 1949 था कि 50 था कि 51 था, तो याद रखेगा पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। अब शायद इस बात को आप याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। और एक प्रकार से देखा जाए दोस्तों तो 26 नवंबर 1949 को तो पहली बार जो है हस्ताक्षर किया गया था, और उसके अगले साल जो है 26 जनवरी को ये जो है यहाँ पर पूरे देश में बाकी सब चीजों को लागू कर दिया गया। ठीक है, तो 1950 तो वहीं पे हो चुका था। यहाँ पर दोस्तों 1951 में पहले संविधान संशोधन की जरूरत पड़ी। और जरूरत क्यों पड़ी, याद रखने वाली बात यह है, तो याद रखें दोस्तों, भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए यहाँ पर 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसके पहले दोस्तों 8वीं अनुसूची था, और यहाँ पे 9वीं। अब पूछता है 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया, तो क्या बताएंगे? न से नियम, न से नौ। ठीक है, तो याद रखिएगा नियम के बारे में बताए गए हैं। और कौन सा नियम, तो याद रखिए भूमि अधिग्रहण संबंधित नियम के बारे में बताए गए हैं 9वीं अनुसूची में, जो पहले संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत जोड़ी गई थी। इसके अलावा दोस्तों जो SC ST हैं उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की बात भी कही गई पहले संविधान संशोधन में। इन 2 बातों को याद रखेगा, इसके अलावा कोई तीसरा प्रश्न यहां से बनने वाला नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला याद रखना दोस्तों 7वां संविधान संशोधन। अब कहोगे सर 2 से लेकर 6 तक आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, तो मैं तो सिंपल सी बात बता रहा हूं दोस्तों, आपको सभी संविधान संशोधन नहीं पढ़ने हैं। जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं वो आपको बता रहा हूं। इसके अलावा बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो 7वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों ये 1956 में हुआ था। ठीक है, 1956 में। ये वही वर्ष है दोस्तों जिस वर्ष कंपनी अधिनियम बना था। ठीक है, भारत में कंपनी अधिनियम आया था 1956 में। उसी साल जो है 7वां संविधान संशोधन भी हुआ है, याद रखेंगे। करा जस्टिस फजल अली शाह, नाम सुना होगा। इनकी सिफारिश पर सबसे पहले राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, तो याद रखेगा। और इन्होंने कहा था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, और उस प्रकार से भाषा के आधार पर प्रथम राज्य जो गठित किया गया वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, ये आपके 7वें संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ तथ्य है। अगला दे रहा दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन। अब अगर पुनर्गठन की बात आई गई है तो 2-4 बातें आप और याद रखना। पुनर्गठन के समय दोस्तों 4 पार्ट में जो है राज्यों की बनाने की जो व्यवस्था थी, जो पहली व्यवस्था थी, पहले उस व्यवस्था को समाप्त किया गया और उसके स्थान पर कुछ नई व्यवस्थाओं को लाया गया। तो वैसे ABCD नहीं दिया हुआ है, जो हमारा संविधान है वहां पर वर्णन है क, ख, ग और घ के बारे में। ठीक है, ये 4 ग्रुप थे। सबसे पहले इन चारों ग्रुप को हटा दिया गया। यहां पर दोस्तों पहली बार 14 नए राज्य, जैसे आज क्या है, आज 28 राज्य है ना
थोड़ी तबीयत भारी आज, ठीक है। तो याद रखिए उस समय 14 राज्य, शुरुआत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो चुने गए। तो यहां पर 14 6 याद रखेगा, टोटल उस समय कितने थे, 20 थे कुल मिला जुला के। ये मैं 1956 की बात कर रहा हूं। इसके अलावा जो अनुच्छेद 230 और 231 था उसमें भी संशोधन किया गया और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, इसका भी प्रावधान किया गया। यह आपका 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है दोस्तों 15वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। यह हुआ था 1963 में, ठीक है। 15वां हुआ था 1963 में। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा 1962 में हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ था, आपको याद है ना, भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। उसके अगले साल 1963 में 15वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ है। इसमें क्या किया गया दोस्तों, तो जो आयु था वो 60 वर्ष से बढ़ाकर, जो रिटायरमेंट की एज थी उसको 60 वर्ष से बढ़ाकर यहां पर क्या कर दिया गया, 62 वर्ष कर दिया गया। तो इसको जरा ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखिए कितना आसान है, 60 से 62 कर दिया गया और फिर 62 के बाद 63 हो गया। अच्छा देखिए 60 से 62 तो उम्र किया गया और ये बताया गया 63 में, ठीक है। 63 मतलब 1963 में, 63 मतलब 1963 में ये प्रावधान है कि उम्र को 60 से 62 कर दिया गया। तो बड़ा कोरिलेट नहीं करता है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। करा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के लिए जो ये समय था इसमें यह कार्य किया गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 15वें के बाद हमें पढ़ना 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ना है और यह हुआ था 1971 में, ठीक है। करा संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति दिया गया और इसमें अनुच्छेद 13 भी शामिल है और अनुच्छेद 368 भी शामिल है। वैसे जब जब हम संविधान संशोधन की बात करते हैं तब ये बात करते हैं कि संविधान संशोधन के बारे में अनुच्छेद 368 के तहत बताया गया है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। समझ में आ रहा है ना, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर अनुच्छेद 13 को मिलाकर के भी पढ़ा जाता है, उसका प्रावधान यहां पे किया गया। अगला है दोस्तों 35वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस पे दोस्तों डबल स्टार लगेगा। परीक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन परीक्षा में कई बार पूछा गया है। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम याद रखेगा 1974 में हुआ था और इसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। याद रखिए सह राज्य अलग होता है और पूर्ण राज्य अलग होता है। पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को बाद में दिया गया और ज्यादा समय नहीं, जस्ट अगले साल एक और संविधान संशोधन हुआ, 36वां संविधान संशोधन 1975 में, और तब सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो परीक्षा में सह राज्य भी पूछता है और पूर्ण राज्य भी पूछता है। सिक्किम की राजधानी कहां पर है, गंगटोक है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद पढ़ना 42वां संविधान संशोधन। ये संविधान संशोधन दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं क्या बताऊं, क्यों, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा संशोधन किया गया, इतना संशोधन हुआ, 1976 में हुआ था, इतना संशोधन हुआ कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया गया, लघु संविधान कह दिया गया कि भैया ये अपने आप में क्या है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी लघु संविधान है, ये अपने आप में एक संविधान का रूप है। इतना ज्यादा संशोधन हुआ। सुनो, जैसे कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाज वादी, पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष यहां गलत लिखा हुआ है, यहां पर आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। पंथ निरपेक्ष ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष, ठीक है। और अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए यहां पर। वो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़े गए थे। दोस्तों सन भी याद रखिए, अपने हाथ में ऐसे गोद लीजिए, ठीक है। 1976 में और 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, इसको याद रखेगा। कह रहा 2 और नए अध्याय जोड़े गए, 4 का और 14 का, ठीक है, जिसको भी याद रखेगा। और 9 नए अनुच्छेद भी जोड़े गए और 52वां जो संविधान 52वां जो संशोधन हुआ था उसके कारण, जो 52वां नहीं, 42वां होगा, ठीक है, उसके कारण इसे जो है लघु संविधान भी कहा जाता है। करा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। आपने पढ़ा होगा सूचियों का कॉन्सेप्ट वैसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 3 तरह की सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें संघ सूची में कानून बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, राज्य सूची में राज्य की होती है और समवर्ती में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो शिक्षा को दोस्तों इसको डाल दिया गया समवर्ती सूची में, मतलब उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के प्रावधान करेंगे, तो शिक्षा को समवर्ती सूची में जगह दे दिया गया। 31 में संशोधन करके नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार पर वरीयता दिया गया, ठीक है, तो यह भी कार्य किया गया। 31 देखिए अनुच्छेद 36 की बात करें तो 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो दोनों को याद रखेगा। चलिए नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बता रहा है। अभी आप 42वां संविधान संशोधन ही पढ़ रहे हैं। यहां पे दोस्तों 3 और बातें याद रखनी है।
39 का, 43 का और 48 का, ये तीनों बाद में लाके जोड़े गए थे। और पूछता है तो बताइएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसके तहत जोड़ा गया है। जो 39 का आया था उसमें बताया गया समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में, ठीक है। 39 का में बताया गया, बाद में जोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 40 आप पढ़ते हैं, इसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया, पढ़ते हैं ना। उसी तरह से आगे जरा दोस्तों 43 का में करा उद्योग के प्रबंधन में जो वहां के कर्मचारी होंगे उनकी भी भागीदारी होगी, ऐसा कहा गया कि मैनेजमेंट में कर्मचारियों का भी रोल होगा, ऐसा कहा गया 43 का में। 48 का में पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा की बात कही गई, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से संविधान में भाग 4 क को जोड़ करके 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल कर किया गया, जो कि वर्तमान में 11 हो गए। पहले जो है 10 थे, जब इनको शामिल किया गया था तब 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? 11। अच्छा, ये मौलिक कर्तव्य याद रखेंगे दोस्तों, स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर ऐड किया गया था, एक बात। दूसरी बात, सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया था। ये दो बातें आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, ऐसा भी निर्णय लिया गया 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जो हुआ था। लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि जो 5 वर्ष की होती थी उसको बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया। क्या बात करते हैं, लोकसभा के और विधानसभा के यानी जो एमपी एमएलए होते थे उनके लिए जो वैलिडिटी थी पहले 5 साल थी पुराने वाले संविधान में, लेकिन जब संशोधन हुआ तो यह समय बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया। बाद में फिर से संशोधन होगा और इसको फिर से 5 कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। आगे लिख रहा है आपात उपबंध, जो आपातकाल लगता है ना उससे संबंधित प्रावधान भी यहां किए गए। लिख रहा है पूरे देश के साथ साथ अब देश के एक भाग में भी अनुच्छेद 352 की घोषणा हो सकती। पहले क्या होता था, 352 को राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता था और कहा जाता था कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा ये पूरे देश में लगेगा, लेकिन यहां पर देश के किसी एक भाग में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की बात की गई, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। लिख रहा है 356 के तहत संवैधानिक तंत्रों की विफलता की बात की गई, जिसके तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। और वहां पर समय सीमा को भी बढ़ाया गया, जो 6 महीने की समय सीमा थी उस आपातकाल को बढ़ा करके 1 वर्ष का कर दिया गया, ठीक है। तो भी याद रखेंगे। 44वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डबल ट्रिपल स्टार लगे, परीक्षा में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 44वां संविधान संशोधन दोस्तों ये 1978 में हुआ था। लिख रहा 352 में जो शब्द था आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल, उसको हटा करके संवैधानिक तंत्र की विफलता या फिर सशस्त्र विद्रोह की बात किया गया। इसके अलावा संपत्ति का अधिकार जो अभी तक मूल अधिकार माना जाता था उसको विधिक अधिकार मान लिया गया कि संपत्ति का अधिकार वो मूल अधिकार नहीं है, उसे क्या माना जाएगा? उसे विधिक अधिकार कहा जाएगा। विधिक अधिकार मैंने समझ रहे ना, विधिक अधिकार कहा जाएगा उसे, यानी कि उसको संपत्ति के अधिकार से हटा करके 300 क में लाके रख दिया गया। अब वो विधिक अधिकार हो गया, मतलब उसकी मतलब बातचीत तो कही गई संविधान में, यानी ये वैधानिक है, विधिक अधिकार है, लेकिन ये मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। और अनुच्छेद 74 जो राष्ट्रपति से संबंधित है, किससे? 74 में दोस्तों मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। लिख रहा है मंत्रिपरिषद सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, किंतु जो राष्ट्रपति है वो पहले सलाह के लिए भेज सकता है, लेकिन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की जो अवधि थी उसको फिर से घटा करके 5 साल कर दिया गया। और ये क्या चल रहा है? ये आपका 44वां संविधान संशोधन चल रहा है दोस्तों। 52वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1985 में, और दल बदल कानून में जो है पारित किया गया। तो यहां पर 10वीं अनुसूची को लाके ऐड किया गया है, दल बदल कानून आ गया, ठीक है। तो 9 से नियम 9वीं अनुसूची था, 10 से 10 से दल बदल कानून, इसको याद रखेगा। ये 52वां संविधान संशोधन से जो है कोरिलेट करता है। 58वां संविधान संशोधन जो है 58 वाला, ये 1987 में हुआ था। इसमें 394 क जोड़ करके संविधान में हिंदी संस्करण के प्रकाशन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया, ऐसा निर्णय लिया गया है। 61वां संविधान संशोधन ये 1989 में हुआ है, और इसमें 326 जो अनुच्छेद था उसमें संशोधन करके मतदाताओं की जो आयु थी, पहले क्या होता था कि जो बच्चा या जो व्यक्ति 21 वर्ष का हो जाएगा वो चुनाव में हिस्सा लेगा या भाग लेगा या अपना वोट देगा, लेकिन उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। 21 से समय को घटा करके 18 किया गया। ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन ये 1992 में हुआ है। यहां 10 स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि जो अगला हमारा टॉपिक है वो इसी पर बेस्ड है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। लिखा अनुसूची 11 यहां पर है, अनुसूची 12 यहां पर है। सन देखिएगा 73वां में 1992 है और 74वां में 1993 है।
ठीक है, यहां पे 3 लास्ट में, यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, यहां पे 3 है। ठीक है, इसको याद रखेगा, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सिंपली अगर लोगों से ये भी पूछ दिया जाए कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, तो लोग बोलते हैं 93 में। 93 में नहीं यार, 94 में आया था। 74वां वाला क्या आया था? 93 में आया था। ठीक है, तो उसको याद रखेंगे, 93 और 92। ठीक है, ये सन जो है 92 93 है, और वहां 73 और 74 है। ठीक है, गलती से कुछ और निकला होगा तो ध्यान दीजिएगा। अनुसूची यहां पर 11, यहां पर 12वीं अनुसूची है, यहां पर भाग 9 है, यहां भी भाग 9 है, लेकिन यहां पे 9 क आ जाएगा। ठीक है, 9 क के साथ साथ दोस्तों 243 के आगे का, यहां पर 243 का शुरुआती हिस्सा है, यहां पर 243 पी से लेकर के जेड जी, ठीक है, यहां तक की बातें की गई, जिसमें नगर पालिका और नगर निगम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक ही हमारा वही है, तो बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था दोस्तों, ये सन 2002 में आया था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें जो बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार था, वो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया। जो आप पढ़ते हो अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत, वो यही 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत रखा गया है। और 11वां मूल कर्तव्य के रूप में भी इसको ला करके जोड़ दिया गया। इसी बात को 11वें कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया, जो कि अभी 10 थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में था ना, वहां पे 10 था, ये 11 हो गया। 89वां संविधान संशोधन ये 2003 में आया था। तो जरा याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 368 में दोस्तों संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। यहां पर 368 का और अनुसूचित जातियों के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया, ऐसा निर्णय लिया गया। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, यहां पर दोस्तों निर्णय लिया गया कि कुल मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगा। ऐसा नहीं कि जितने लोग हैं सबको मंत्री बना दो, शासन में आ गए, सत्ता में आ गए, तो जितने लोग हैं सबको मंत्री बना दो, एक तरफ से क्या करना है, लेकिन ऐसा नहीं। यहां पे कहा गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अधिकतम लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए कुल संख्या जो उनकी होगी, उनके 15% से ज्यादा नहीं होगी। सबको जो मंत्री नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और किसी भी राज्य में 12 से कम भी नहीं होगी, इसको भी ध्यान रखना है। अगला 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, इस पे जरा ध्यान देंगे। लिख रहा है निदेशक तत्व 43 ख और 9 ख को जोड़ा गया, और यहां पर दोस्तों 243 जेड एस से लेकर जेड टी तक की बातें की गई हैं। कुल 13 अनुच्छेद यहां पर सम्मिलित है। मौलिक अधिकार और सहकारी समितियों के गठन की बात किया गया। स्थानीय स्वशासन वाले टॉपिक में इसको भी ऐड करके आपको पढ़ाया जाएगा, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जो आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, 73वां कब हुआ था? 1992 में, और 74वां कब हुआ था? 1993 में। याद रहेगा ना, याद रखिएगा। ठीक है, लिख रहा है कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, ये 100वां है, 100 है। कर भारत के कुछ गांव बांग्लादेश को दे दिए गए और बांग्लादेश के कुछ गांव को भारत के सीमा क्षेत्र में शामिल कर लिया गया, और इस प्रकार प्रथम सूची में जो है संशोधन किया गया, जिसमें संघ और राज्य के बारे में बताए गए हैं। 101वां संविधान संशोधन है तो 2016 में आया था, जिसके तहत जीएसटी की बात की गई थी। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु और सेवा कर। ठीक है, इस विधेयक, यह जो विधेयक था 122वां विधेयक था, और जरूरी नहीं, विधेयक माने कोई भी कोई भी बिल जो पारित किया जाता है, लाया जाता है संसद में, वो विधेयक के रूप में होता है। उसमें नंबर डाला गया 122, लेकिन जब ये पास हुआ तो 101वें नंबर पे पास हुआ, इसलिए यहां पर संविधान संशोधन 101वां है। बिल नंबर कौन सा? 122वां है, इसको ध्यान रखिएगा। जीएसटी लागू कब से की गई दोस्तों? तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू कर दिया गया। और अगर बात करें राज्यसभा और लोकसभा में पास कब हुआ था, तो 3 अगस्त 2016 को पास हो चुका था, और 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में भी पास हो चुका था। ठीक है, और 8 सितंबर को, यानी 1 महीना बाद जो है राष्ट्रपति ने भी अपना हस्ताक्षर कर दिया था, लेकिन ये लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम भी आ चुका, जो कि 2018 में किया गया। तो 102 कौन सा है, इसको ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में अनुच्छेद 338 तथा 338 एक के साथ 388 बी को भी शामिल किया गया, जिसका संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग से है। ठीक है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 103वां संशोधन अधिनियम 2019, 103वां भी आ चुका है। 101, 2, 3 याद रखेगा। स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, किसमें? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। कर अनुच्छेद 16 जो है उसमें संशोधन करके सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की भी व्यवस्था की गई, तो इसको याद रखेगा। इसके अलावा कुछ हाल फिलहाल के मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि परीक्षा में हो सकता है इन
मुद्दों से कहीं कोई प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर से संबंधित जितने भी सवाल हैं वो मैं आपके अंदर जो अगर कमियां हैं कहीं पर तो उसको दूर करना चाहूंगा। दोस्तों 5 अक्टूबर 2019 याद रखेगा, 2019 भी इंपॉर्टेंट है, 2020 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको याद रखेगा। लिख रहा 5 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। देखिए यहां पर एक समय और भी याद रखेगा, 5 अगस्त, ये कार्यक्रम शुरू हो गया था 5 अगस्त से, ठीक है, तो याद रखें दोस्तों 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 के खंड 2 और खंड 3 को हटा लिया गया। 31 अक्टूबर आप याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो दिन है जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो जो जम्मू कश्मीर को राज्य के रूप में गिना जाता था, यानी भारत में 29 राज्य हुआ करते थे, वो राज्य एक कम हो गया, यानी अब राज्यों की संख्या कितनी हो गई है, 28 हो चुकी है। लिख रहा है तत्पश्चात जम्मू कश्मीर का जो पहला उपराज्यपाल बनाया गया वो बनाया गया गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी इस समय कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अगर लद्दाख का पहला उपराज्यपाल किसे बनाया गया, तो याद रखें राधा कृष्ण माथुर जी को बनाया गया। अन्य तथ्य में कानून के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 15 साल तक रहने वाला जो कोई भी व्यक्ति वहां 15 साल तक रह रहा हो और 7 साल तक पढ़ाई करने वाला और 10वीं और 12वीं की परीक्षा अगर यहाँ के स्थानीय बोर्ड से उत्तीर्ण किया है तो वह व्यक्ति कश्मीर का निवासी माना जाएगा। यह अन्य तथ्यों में आप याद रखेगा। कह रहा जिन केंद्र सरकार के अधिकारियों ने घाटी में 10 साल के लिए कुल वहां पर अपनी सेवाएं दे रखा है और उनके बच्चे वहां पर स्कूलिंग कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको भी यहां का स्थायी निवासी माना जाएगा, ठीक है, जो अधिकारी वहां 10 साल से ज्यादा सेवा दे चुके हैं उनको। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर ग्रुप डी की नौकरी करता है और उसका वेतन 25,500 से अधिक है तो उसके लिए सारे कंडीशन क्या है, फेल है, यानी वो यहां का स्थायी निवासी नहीं माना जाएगा, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। नई शिक्षा नीति, यहां से भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। नई शिक्षा नीति 2020 में आया है, ठीक है, कह रहा नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। जो पहले मानव संसाधन मंत्रालय कहा जाता था अब वो शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाएगा। करा अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, अब जाकर के आप सोचिए कितना दिन हो गया, 20 साल से ज्यादा समय को 24 साल बाद जाकर के उसको संशोधित किया गया और अब एक नई शिक्षा नीति आई जो 2020 में आई है। वर्तमान नीति जो ये बना हुआ है, ठीक है, ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं के कस्तूरी रंगन, उनकी अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई थी और उसकी रिपोर्ट पर यह तैयार किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात जो यानी ग्रास एनरोलमेंट रेशियो जो है वो 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो 3 से लेकर के 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। अयोध्या वाले मामले में भी आपको याद होगा 5 अगस्त 2020 को, अक्टूबर नहीं 5 अगस्त, क्योंकि एक साल जस्ट पूरा हुआ, तभी मैंने कहा कि 2019 भी याद रखे 2020 भी याद रखे, क्योंकि 2020 में 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया, ठीक है, और शिलान्यास किया गया। तो यहां पर 5 एकड़ की जो विवादित भूमि थी वो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ चुका था और यहां पर राम मंदिर का जो निर्माण का कार्य जो है प्रशस्त कर दिया गया। कारण न्यायालय ने केंद्र सरकार को सुन्नी वक्फ बोर्ड के को मस्जिद के निर्माण के लिए एक अन्य स्थान पर 5 एकड़ भूमि प्रदान करने का आदेश दिया है। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों वाली पीठ ने किया है, जिसमें जस्टिस अशोक भूषण, एस ए बोबड़े और डी वाई चंद्रचूड़ और एस अब्दुल नजीर भी शामिल थे, ठीक है, तो इसको याद रखेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अनुसूचियों के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि अनुसूचियां भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में खड़े खड़े अनुसूचियों से कुछ प्रश्न पूछ लेता है। मैं यहां पर चाहूंगा कि एक एक अनुसूचियों को आप रट लीजिए, सच बता रहा हूं रट लीजिए, क्योंकि रटे रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो जो पहली अनुसूची है दोस्तों, जाहिर सी बात है पहली अनुसूची हमारे देश से संबंधित यानी संघ और उसके राज्य से संबंधित है। तो कभी भी पूछे पहली अनुसूची किससे संबंधित है तो आंख मूंद करके बताइएगा संघ और उसके राज्य से संबंधित है, जिसमें 29 राज्य पहले थे, अब घटा करके कितने हो गए हैं, तो अब जो है 28 राज्य हो चुके हैं, तो उनको भी याद रखिएगा, ठीक है। कह संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भी दर्जा दिया गया था, वो भी आप याद रखिएगा। द्वितीय अनुसूची लिख रहा है इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं और जो कैग हैं, इन सभी के वेतन और भत्ते। तो याद कैसे रखेंगे? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं कि दोस्तों ये बता पहले वेतन चाहिए कि पहले शपथ लोगे, बताओ क्या करोगे?
वेतन शपथ, दो ऑप्शन दिया हूं, तो आप कहोगे सर पहले पैसे वाली बात है, पैसा इधर कर दो, बाद में शपथ वपथ ले लेंगे। तो याद रखिए दूसरी अनुसूची जो है ये भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। तो पहले क्या, पहले देश। अनुसूची 1 में क्या बताया गया, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। अनुसूची 2 में क्या, देश के बाद पैसा, देश के बाद पैसा। तो याद रखेगा यहां पर क्या हो गया, वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। फिर आता है अनुसूची 3। अब 3 में शपथ के बारे में आएगा कि जितने भी पदाधिकारी हैं उनका शपथ क्या होगा, पद ग्रहण क्या होगा, ये सारी चीजें हो गई तीसरी अनुसूची में। चलो चौथी अनुसूची में बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर लिख रहा है कि इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण, यानी राज्यसभा। अब देखो लोकसभा बड़ा है कि राज्यसभा, आप कहोगे संसद में बड़ा कौन, बताओ राज्यसभा की लोकसभा, कहोगे राज्यसभा। तो चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा के बारे में, ठीक है। और पांचवी अनुसूची में दोस्तों जो अनुसूचित क्षेत्र हैं या फिर जो अनुसूचित जाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है उनके बारे में बताता है। जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके बारे में पांचवें में बताया गया, पांचवी अनुसूची में। छठवीं अनुसूची में AMTM है। ए माने असम, एम माने मेघालय, टी माने त्रिपुरा, एम माने मिजोरम। तो AMTM याद रखेगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश मत करिएगा, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, उसको मत रखिएगा। यहां पे परीक्षा में आता है, लोग कंफ्यूजन में गलती करते हैं। AMTM याद रखें, AM PM नहीं, TM। AMPM कर देंगे तो दिन रात हो जाएगा, वैसे AMPM भी याद रख सकते हैं, TM कर दीजिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इन चारों के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान यहां पे किया गया। बाकी के जो प्रावधान है वो अनुसूची 5 में किया गया। अनुसूची 7 में दोस्तों 100 से सूची, याद रखें 7वीं अनुसूची में सूचियों के बारे में बताया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बात करते हैं तो उनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची आपको पढ़ाया गया है तो यहां पे चर्चा न किया जाए। 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषा के बारे में बताया गया है, जिसमें अभी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थी। जैसे शुरुआत में सिर्फ 14 राज्य थे, वैसे शुरुआती में 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी। बाद में लाकर के 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, उसमें सिंधी को, 92 में कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली को, 2003 में मैथिली, संथाली और डोंगरी और बोंगड़ो को, ठीक है, जोड़ा गया। तब जाकर के भाषाओं की संख्या कुल 22 हो गई, ठीक है। 9वीं अनुसूची में न से नियम, यानी भूमि अधिग्रहण संबंधित नियम के बारे में बताए गए हैं, तो इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। करा इसके अंतर्गत राज्य द्वारा समाप्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। तो सारी चीजें हैं, ये आपको बताया गया, ठीक है। इतना ज्यादा आपकी परीक्षा में आने वाला नहीं है, फिलहाल आप याद रखिए तो ज्यादा अच्छा है। करा कि अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन यह प्रावधान चेंज किया गया, यानी जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो किया जा सकता है, ठीक है, न्यायालय के द्वारा वो किया जा सकता है। 1 जनवरी 2007 को संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन वहां पर हो रहा है, और यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो वहां पर उच्चतम न्यायालय यहां समीक्षा कर सकता है। जो 10वीं अनुसूची है दोस्तों, 10वीं अनुसूची 10 से दल बदल कानून, वो दल बदल कानून से संबंधित है। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, ठीक है, ये 1985 में, उसमें इसके बारे में बताया गया था। 11वीं अनुसूची दोस्तों किससे संबंधित है, 11 और 12 दोनों अलग से जोड़ा गया, 9, 10, 11, 12 सब बाद में जोड़ा गया। तो 11वीं अनुसूची याद रखेंगे, इसमें 73वें संवैधानिक संशोधन जो हुआ था 1993 में, वो उसको जो है मान्यता दिया गया है, ठीक है, संवैधानिक मान्यता दिया गया है, तो उसको याद रखेंगे। 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन जो 1993 में हुआ था उसको संवैधानिक मान्यता दिया गया है, जो आज के बाद हम जो कल पढ़ेंगे उसमें हम देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कुछ प्रमुख शब्दावलियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में यह भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। शून्यकाल, एक लाइन में याद रखेगा, शून्यकाल किसे कहते हैं, तो याद रखिए संसद में 2 काल होते हैं, एक प्रश्नकाल, एक शून्यकाल। प्रश्नकाल 11 से 12 बजे तक होता है, जिसमें कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, कोई भी नहीं, वो लोक महत्व के प्रश्न होने चाहिए और लोकसभा अध्यक्ष के पास वो सूची होनी चाहिए, तब प्रश्न पूछ सकता है। शून्यकाल में भी व्यक्ति प्रश्न ही पूछता है। शून्यकाल भारत की देन है, और दोपहर में 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक का जो समय होता है संसद में, वो शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल अर्थात 12 बजे से लेकर 1 बजे के समय को शून्यकाल का नाम दिया गया, ठीक है। इसमें जो अविलंबनीय महत्व के मुद्दे होते हैं, जो लोक महत्व के सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, उन पर बातचीत रखी जा सकती है।
सदन का स्थगन क्या होता है? लिख रहा है सदन के स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को एक निर्दिष्ट समय के लिए क्या कर दिया जाता है? होल्ड कर दिया जाता है। जैसे आपने मूवी देखा होगा तो उसमें अदालत की कार्रवाइयों को कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाता है? ठीक है, बोला जाता है कोर्ट इज एडजर्न, ठीक है, यानी कोर्ट को एडजर्न कर दिया गया, कुछ समय के लिए रोक दिया गया। वैसे ही होता है सदन का स्थगन, ठीक है, तो यहां पर स्थगित हो जाता है, या कुछ घंटे के लिए भी हो सकता है, कुछ दिन के लिए, या कुछ सप्ताह के लिए भी हो सकता है। जबकि सत्रावसान अगर शब्द आता है, सत्रावसान मतलब सत्र का अवसान, मतलब सत्र ही समाप्त हो गया और पूरा क्लोज हो गया, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। विघटन माने क्या होता है? विघटन याद रखेगा, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है क्योंकि वह अस्थायी सदन होता है। विघटन होता है तो सिर्फ लोकसभा का होता है, और लोकसभा का विघटन तभी होता है जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, ठीक है। अनुपूरक प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न क्या होता है? लिख रहा है सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी विषय या जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका है के स्पष्टीकरण हेतु अगर कोई प्रश्न वो अलग से पूछना चाहे तो उसे अनुपूरक प्रश्न कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन कहा जाता है, ठीक है, तो ऐसा पूछ सकता है। दूसरा होता है तारांकित और अतारांकित। तारांकित मतलब आपने तारा लगा दिया, और तारा लगा दिया मतलब आपको उत्तर लिखा हुआ चाहिए। कह रहा जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है और कैसा चाहिए, उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है तथा तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। क्या बोल रहा है? ठीक है, हाँ देखिए, तारांकित मतलब आपने स्टार लगा दिया, तो यहां पर देखिए उत्तर तो मौखिक भी मिल सकता है। अतारांकित में क्या होता है दोस्तों? यहां पर चेंज हो जाता है, ठीक है, यहां पर चेंज हो जाता है, तो अतारांकित यानी इसका लिखित उत्तर चाहिए, इस पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ। अनुपूरक प्रश्न अगर पूछ रहे हो तो फिर उत्तर तो आपको मिल गया ना, जैसे क्रॉस क्वेश्चन आप कर रहे हो तो वहां पर अनुपूरक कर सकते हो। अरे जैसे किसी ने कहा भाई दिल्ली पुलिस की फीस कितनी है, तो किसी ने बताया भाई दिल्ली पुलिस की फीस 1599 रुपए। अच्छा क्यों इतनी फीस है? तो बाद में बताया जाएगा कि देखिए आगे चल के आपको मॉक टेस्ट पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे, उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, इसलिए अलग से फीस लिया गया आपसे, ठीक है। तो ये हो गया अनुपूरक प्रश्न, मैंने बताया और आपने दोबारा क्वेश्चन कर लिया, ये अनुपूरक प्रश्न हो गया सिंपल भाषा में। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? तो याद रखिए स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। मान लीजिए देश में कोई ऐसा घटना दुर्घटना हो गया, कोई ऐसा मामला हो गया कि आप सारे मामले को हटा करके पहले एक नए मामले पर चर्चा करना चाहते हैं, तो वहां पर स्थगन प्रस्ताव लाना पड़ेगा, यानी कुछ लोगों के द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। कह जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तब सदन अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को जो चल रही होती है उसको रोक दिया जाता है और इस पर जो बातचीत होती है, लेकिन इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों की अनुमति भी लेना आवश्यक है कि इंपॉर्टेंट है भी मुद्दा या फिर ऐसे ही रोक दिया जा रहा है। अल्प सूचना के प्रश्न, कह रहा जो प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व का हो, जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम सूचना देकर के पूछा जा सकता है, उसे अल्प सूचना काल का प्रश्न कहा जाता है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ की निजी समस्याओं के बारे में चर्चा कर सकता है। संचित निधि किसे कहते हैं? कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, यह भारत सरकार की भी होती है और राज्यों की भी अपनी संचित निधि होती है, जिसके माध्यम से अच्छा ये एक तरह से कोष होता है, जैसे आपके घर में गुल्लक होता है ना, वैसे ये भारत सरकार का गुल्लक है और इसी से सभी को पेमेंट किया जाता है जितने भी पदाधिकारी होते हैं। तो देखिए लिख रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान किया गया है। संचित निधि से धन संसद में अनुदान प्रस्ताव होता है, उसके द्वारा ही मंगाया जा सकता है, लाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि कैसे भी करके ला देंगे। राज्यों को कर एवं शुल्कों में से उनका अंश देने के बाद जो धन बच जाता है उसे संचित निधि में डाल दिया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महालेखा परीक्षक, इन सभी का जो वेतन और भत्ते हैं वो इसी संचित निधि से दिए जाते हैं। आकस्मिक निधि कैसे कहा जाता है? तो कॉन्टिंजेंसी फंड, ठीक है, कॉन्टिंजेंसी फंड के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 267 उसको 266 में इसको 267 के तहत बताया गया है, जिसमें यह कहा गया कि भारत सरकार की एक आकस्मिक निधि होगी। जैसा कि नाम से लग रहा है आकस्मिक, यानी जब कोई अचानक से काम पड़ जाए तब इसमें से पैसा निकालेंगे, एज जनरल नहीं निकालते हैं। कह रहा है इसमें जमा धनराशि का व्यय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही निकाला जा सकता है, यानी इस पर संसद की स्वीकृति आवश्यक है, बिना संसद की स्वीकृति से इसमें धन नहीं निकाला जा सकता। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति यदि अग्रिम रूप से इस निधि से धन निकालना चाहे तो निकाल सकता है, अदरवाइज नहीं। विनियोग विधेयक क्या होता है? देखिए आपके सिलेबस से ज्यादा चीजें आपको दी जा रही हैं, ठीक है, हो सकता हो इसीलिए आपको नाराजगी आपकी हो रही है कि सर लेट हो रहा है। लेट नहीं, हम कोर्स को अपने टाइम पे समाप्त करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना इस वीक में आपकी क्लासेस बढ़ जाएंगी, तो आप टेंशन मत लीजिए। विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक क्या होता है ध्यान दीजिएगा।
विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारी व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धन तथा सरकार के खर्च हेतु अनुदान की मांग शामिल होती है। एक बात बताओ दोस्तों, हमेशा के खर्चे के लिए जैसे आपका पॉकेट खर्च होता है ना, वैसे हमारे संसद का भी होता है। तो उसके लिए क्या चाहिए भाई, संचित निधि से पैसा कैसे निकालोगे, तो विनियोग विधेयक के माध्यम से यहां पर अनुदान राशि की मांग होती है और उसके बाद ही यहां से पैसा निकाला जाता है। लेखानुदान, लेखानुदान जैसा कि विदित है कि विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार को लगे कि हमको पैसे की आवश्यकता तुरंत है तो वहां पर लेखानुदान के माध्यम से अर्जेंटली पैसा निकाला जा सकता है, ऐसा 116 क में बताया गया। ठीक है। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक अलग होता है दोस्तों, जब सरकार को, अच्छा वित्त विधेयक कोई विधेयक, देखिए दो तरह के होते हैं इसमें कॉन्सेप्ट, एक होता है वित्त विधेयक, होता है धन विधेयक। दोनों के बारे में बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। वित्त विधेयक क्या, सुनिए, लिख रहा है कि संविधान में अनुच्छेद 112 में वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है, जिन वित्तीय प्रस्तावों को सरकार आगामी वर्ष के लिए सदन में प्रस्तुत करती है उन वित्तीय प्रस्तावों को मिलाकर के वित्त विधेयक की रचना की जाती है। साधारणतः वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो राजस्व या व्यय से संबंधित होता है, उसे वित्त विधेयक कहा जाता है। और धन विधेयक जो होते हैं वित्त विधेयक से भिन्न होते हैं। संसद में प्रस्तुत सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते, लेकिन सभी धन विधेयक क्या होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक, संसद में राजस्व एकत्र करने और अन्य प्रकार के धन से संबंध विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर, उसको 112 में, इसको 110 में। 112 में दोस्तों वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया, जो कि कब जारी होता है, बजट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, उसकी भी चर्चा की गई 112 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है, अगर तो उसको लौटा नहीं सकता, ये नियम कानून बना हुआ। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव, देखिए अगर कभी भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता तो इसका मतलब है कि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता था, ठीक है, अब उसने, जो बड़ी पार्टी थी जिसका बहुमत था, उसने अब अपना बहुमत खो दिया है, इसीलिए तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है तो वहां पर फ्लोर टेस्टिंग होगी, पहले साबित किया जाएगा और साबित हो गया तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा और मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, यानी लोकसभा का विघटन हो जाएगा। यही है। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है, भारत में न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन के अनुसार न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि विधानमंडल द्वारा पारित की गई विधियां अथवा कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश के संविधान जो आदेश दिए गए वो नियम के विरुद्ध हैं, यानी संविधान के विरुद्ध हैं, तो वहां पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और यहां पर न्यायालय जुडिशियल रिव्यू कर सकता है और करने के बाद उन्हें निरस्त भी घोषित कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो कानून का उल्लंघन कर रहे थे। ठीक है, तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अंतिम टॉपिक दोस्तों आपको जो है दे दिया जाएगा और उसके बाद आपका पॉलिटी समाप्त हो जाएगा। पॉलिटी समाप्त होने के बाद आपकी क्लास कम से कम 2 या 3 क्लास एक साथ जीएस में स्टार्ट होने जा रही है, क्योंकि अब समय आ गया थोड़ा सा स्पीड में पढ़ने का। ठीक है, जब आपके परीक्षा थोड़ा नजदीक आते हैं ना, तो थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाएंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा और चीजें आपको अंतिम समय तक याद रहेंगी। पहले ही पढ़ा देंगे तो लास्ट में याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे चल रहा हूं, क्योंकि जीके जीएस है और यहां पर मुझे हर एक कॉन्सेप्ट को भी लेके चलना है। तो कोई जिद नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, आप आराम से पढ़ते चलिए। समय पर कोर्स खत्म हो जाएगा, मैंने आपसे कहा है तो मैं खत्म करूंगा। ठीक है, बाकी का टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो बड़े सब्जेक्ट हैं वो यही सब है, इसके बाद बड़े सब्जेक्ट है नहीं। बाकी सब्जेक्ट सब छोटे छोटे हैं और उसमें जो है बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं, बहुत लिमिटेड चीजें पढ़नी है, बहुत लिमिटेड। खाली फिर उसके बाद अगर आपको फोकस करना होगा तो प्रैक्टिस सेट पर फोकस करना होगा, जिसके लिए आपको कोई अलग से पेमेंट नहीं करना है, सिंपली आकर के आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।